अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमजद उमर रांझा, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक डिजीज़ कंट्रोल, वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा तरीका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, अब तीसरा जो है ड्रग ट्रीटमेंट, वो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स को देखेंगे, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, और इसके अलावा इसमें हम देखेंगे जीन थेरापी और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है, क्लोनिंग क्या होती है, और इस क्लोनिंग के टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये जो क्लोनिंग का क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है जो हर शख्स को आमतौर पर मालूम होना चाहिए। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट, जब कोई शख्स बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ड्रग्स देता है, मेडिसिन्स देता है, कुछ केमिकल्स देता है, टैबलेट्स की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में, सिरप की शक्ल में, उनको ड्रग्स कहा जाता है। तो ड्रग्स में हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटी अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल मेडिसिन्स भी कहा जाता है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल को कलेक्टिवली हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, बिकॉज फंगस इज़ लिविंग, बैक्टीरिया आर लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन्स और ड्रग्स विच आर यूज्ड टू treat the bacterial diseases, to kill the bacteria are called as antibiotics। शॉर्ट सा मैं बता दूं आपको कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली एंटीबायोटिक इजाद की थी जिसका नाम था पेंसिलिन। तो पेंसिलिन जो है ये पेंसिलियम फंगस से इजाद की गई दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी जो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इजाद की थी। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट रेडियोथेरापी। अब हम देखेंगे कैंसर के 3 ट्रीटमेंट्स। कैंसर के 3 ट्रीटमेंट्स देखेंगे। कैंसर के 3 ट्रीटमेंट्स देखेंगे। व्हाट इज़ कैंसर, या मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के सेल्स में जो सेल डिवीजन होती है वो कंट्रोल्ड और हाईली मैनेज्ड होती है। यानी सेल ने कब और एक शख्स की लाइफ में कितनी मर्तबा डिवाइड होना है, वो सेल डिवीजन के ऊपर एक चेक होता है, कंट्रोल होता है। अगर वो कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाए किसी जीन म्यूटेशन से, जीन के अंदर कोई चेंज आ गई, उसके अंदर कोई जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गई, तो वो जो सेल डिवीजन के ऊपर कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेल स्टार्ट डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। सच सेल्स आर कॉल्ड एज कैंसर सेल्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कैंसर। इसको कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो मुख्तलिफ तरीका इलाज है उनमें एक है रेडियोथेरापी। नाम से ज़ाहिर है, थेरापी का मतलब होता है इलाज या ट्रीटमेंट, और रेडियो का मतलब विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव रेज खारिज करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, उनकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को इस्तेमाल करके जो कैंसरस पार्ट होता है बॉडी का उसके ऊपर ये रेडिएशंस, शॉर्ट वेव रेडिएशंस यानी अल्फ़ा बीटा गैमा रेज जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, ये उस कैंसरस पार्ट के ऊपर बम्बार की जाती हैं जिससे वो कैंसरस सेल्स, कैंसरस पार्ट डेड हो जाता है। और इस तरीका इलाज को रेडियोथेरापी कहते हैं। टू क्योर द कैंसर, द कैंसर सेल्स आर एक्सपोज्ड विद रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिटिंग फ्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनका एक साइड इफ़ेक्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है रेडियोथेरापी का। अब रेडियोथेरापी रेडिएशंस है वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय उसी तरीके से कर देंगी जिस तरीके से वो कैंसर सेल्स को करती हैं। तो दिस इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडियोथेरापी। कैंसर के ट्रीटमेंट का जो दूसरा तरीका है उसको कहते हैं केमोथेरापी। केमोथेरापी क्या है? केमो का मतलब होता है यूज़ ऑफ केमिकल्स, थेरापी मीन टू क्योर अ कैंसरस पेशेंट और कैंसर। यानी एक शख्स को कैंसर है, जब वो हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम एडमिट होता है तो शुरू में उसको केमोथेरापी दी जाती है। यूज़ ऑफ केमिकल्स टू क्योर कैंसर। याद रहे, केमोथेरापी से मुराद यूज़ ऑफ केमिकल्स
टू क्योर कैंसर, यानी ये एंटी कैंसर केमिकल्स का इस्तेमाल है जिसको हम केमोथेरापी कहते हैं। यूज़ ऑफ एंटी कैंसर केमिकल्स इज कॉल्ड एज केमोथेरापी। मैं फिर से बता दूं, इसका भी वही साइड इफ़ेक्ट है जो कि रेडियोथेरापी का है। कौन सा साइड इफ़ेक्ट? कि डेफिनेटली केमिकल्स ने जब कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है तो डेफिनेटली साथ में नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। इसीलिए जो लोग कैंसर पेशेंट्स होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनके सर के बाल, इवन उनके जिस्म के तमाम बाल गिर जाते हैं। ये बेसिकली कैंसर से नहीं गिरते, ये केमोथेरापी से गिरते हैं। जब उनकी केमोथेरापी की जाती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उनकी बॉडी के बाल, यानी जो वो जो बाल या फॉलिकल, हेयर फॉलिकल है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको कहते हैं केमोथेरापी। एक तीसरा तरीका इलाज कैंसर का जो कि जदीद है, रिसेंट मोस्ट है, जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है, वो है जीन थेरापी। कैंसर के बारे में बताते हुए मैंने आप लोगों को बताया है कि बेसिकली कैंसर में जीन म्यूटेशन होती है जिससे सेल डिवीजन के ऊपर जो चेक है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सेल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग इन एन अनकंट्रोलेबल वे। तो ये जो जीन म्यूटेशन हुई है, वो जो डिफेक्टिव जीन है, वो जो जीन ख़राब हो गई है, जिसके अंदर म्यूटेशन आ गई है, अब उस जीन को अगर एक नॉर्मल जीन के साथ रिपेयर कर दिया जाए, एक नॉर्मल जीन के साथ बदल दिया जाए उस डिफेक्टिव जीन को, उस म्यूटेंट जीन को, तो एक शख्स का कैंसर ठीक हो जाता है। इस तरीका इलाज को जीन थेरापी कहते हैं। क्या किया जाता है कि एक नॉर्मल शख्स से वो जीन लिया जाता है जिसके अंदर म्यूटेशन आई है और पेशेंट के बोन मैरो सेल्स के अंदर उस जीन को इनकारपोरेट कर दिया जाता है। बोन मैरो सेल्स के अंदर इनकारपोरेट किया जाता है। हम देखेंगे ये बोन मैरो सेल्स के अंदर क्यों इनकारपोरेशन की जाती है, क्योंकि बोन मैरो सेल्स स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनमें डिवीजन की सलाहियत होती है। बॉडी के बाकी सेल्स जैसे स्किन है, बोन्स हैं वगैरह वगैरह, वो तो मेच्योर हो चुके हैं, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो दीज बोन मैरो सेल्स विच आर द स्टेम सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोलिफरेट फर्दर, टू डिवाइड फर्दर। उनके अंदर ये नॉर्मल जीन लगा दी जाती है और वो डिफेक्टिव जीन रिपेयर हो जाती है। इस तरीका इलाज को जीन थेरापी, इसके ऊपर ताहाल रिसर्च जारी है और ये तरीका इलाज इतना कामयाब नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होती है। हमने पीछे भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नहीं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। लफ्ज़ इंटीग्रेटेड का मतलब इज्तिमाई, डिजीज़ मीन्स डिजीज़ और मैनेजमेंट मीन कंट्रोल। एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, एक डेंजरस डिजीज़ है जो एपिडेमिक की शक्ल में फैल गई है और पूरे माशरे को, सारी कम्युनिटी को, लोगों को लपेट में ले लिया है। उसका इलाज कैसे किया जाता है? इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के ज़रिए। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होती है? हमने पीछे भी पढ़ा था, यूजिंग ऑल रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू compete अगेंस्ट a dangerous disease by involving the community, by involving the society is called as integrated disease management. क्या किया जाता है? Different seminars are conducted to let the people know about the causes of the disease, the remedies or the treatment of the disease, the prevention of the disease। ये चीज़ें लोगों को सेमिनार्स कंडक्ट करके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम तरह के मीडिया के ऊपर लोगों को आगाह किया जाता है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। जैसे डेंगी फीवर पाकिस्तान में आया तो डेंगी वायरस के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, टेलीविज़न, अखबारों, सोशल मीडिया, हर जगह हुकूमती कारिंदे, हुकूमत काम कर रही थी और लोगों को आगाह कर रही थी, मच्छर से फैलता है, फ़लाँ मच्छर है, फ़लाँ शक्ल का है, इसका ये ऐसे बचाव करना है, शाम के वक्त, सुबह के वक्त निकलता है वगैरह वगैरह। इस वारदात को, यानी एक बीमारी के ख़िलाफ़ जो काविश है, इसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। मज़ीद आजकल जैसे कोविड-19 है तो उसके खिलाफ भी लोगों को बताया जा रहा है, घरों में ठहरें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, फलां करें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। बायोलॉजी ने ड्रग ट्रीटमेंट तो दिया ही है, लेकिन साथ में बायोलॉजी ने ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे यूज़फुल मेथड्स बता दिए हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। उनमें से एक बहुत मशहूर ज़माना मेथड है क्लोनिंग। मैंने पहले बताया कि क्लोनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प भी है, जानना बड़ा ज़रूरी है। क्लोनिंग को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ प्रोसीजर। ये एक प्रोसेस है टू डिवेलप करना क्या चीज़? जेनेटिकली आइडेंटिकल, जिनके जीन्स आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब
जिनके जीन्स आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, एक सेल से ज़्यादा सेल्स या ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बना लेना, बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जानदार से नस्ल आगे बढ़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 जेंडर, 1 सेक्स, 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स या ऑर्गेनिजम्स पैदा किए जाते हैं। इसको क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग क्यों की जाती है? टू अचीव द यूजेनिक एम्स। यू का मतलब ट्रू या सिमिलर, जेनिक का मतलब जीन्स, एम्स मकासद। एक जानदार है, उसके जीन्स बहुत ख़ास हैं, उसकी नॉन पेडिग्री है, उसकी नस्ल बड़ी अच्छी है। हम चाहते हैं इस तरह के हमारे पास ज़्यादा जानदार हूँ, ज़्यादा जानवर हूँ, तो ये यूजेनिक एम्स यानी ट्रू जीन्स और सिमिलर जीन्स हासिल करने के लिए हम क्लोनिंग करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़, क्लोन्स क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स or organisms produced by asexual reproduction are called as clones of each other, and the process or the procedure in which clones are developed is called as cloning. हम देखेंगे क्लोनिंग की शॉर्ट सी हिस्ट्री देखेंगे। क्लोनिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई और हो रही है, लेकिन 1997 में स्कॉटलैंड के अंदर जो पहली क्लोनिंग के ऊपर कामयाबी हासिल हुई थी, इंसान को कुछ साइंटिस्ट ने एक शीप को क्लोन किया था और उस शीप का नाम रखा था डॉली शीप। डॉली एक अमेरिकन सिंगर थी जिसने इस क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप की थी, पैसे दिए थे, तो उसको क्रेडिट देने के लिए इस पहले क्लोन जो कामयाब हुआ, एक शीप, एक भेड़ का बच्चा पैदा किया गया, उसको नाम दिया गया डॉली शीप। अब हम देखेंगे मेथड्स, क्लोनिंग की डेफिनेशन, यूजेनिक एम्स को डिस्कस किया, क्लोन्स क्या होते हैं और हल्की सी हिस्ट्री देखी। अब हम चलते हैं क्लोनिंग के जो मारूफ मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्लोनिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है, हमने एक जानदार का क्लोन पैदा करना है, तो तरीकाकार क्या है, कैसे हम क्लोन पैदा करेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है, हम उसका क्लोन बनाना चाहते हैं, उसकी तरह के और घोड़े बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उसका सोमैटिक सेल ले लेंगे। सोमैटिक सेल क्या होता है? उसके जिस्म का कोई सेल। आपको पता है सोमैटिक सेल सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, यानी इनमें पूरे डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसका हम सोमैटिक सेल ले लेंगे। ये सोमैटिक सेल है उस जानदार का जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। 2n का मतलब डिप्लॉइड यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक डिप्लॉइड सेल हमने ले लिया। हम फॉर एग्जांपल हम हार्स का क्लोन बनाना चाह रहे थे, तो हार्स की फीमेल यानी मेयर जो होती है, घोड़ी जो होती है, उसका हम एक फर्टिलाइज्ड एग लेंगे। हम उसका फर्टिलाइज्ड एग लेंगे, यानी वो सेल वो एग जो फर्टिलाइज हो चुका है, वो सेल जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जिसको फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट भी कहते हैं, वो लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल ज़हन में आते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग क्यों लिया है, उसकी तो फर्टिलाइजेशन होगी। इसलिए कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जो जाइगोट होता है, उसके साइटोप्लाज्म में डेवलपमेंट को पैदा करने के फैक्टर्स मौजूद होते हैं। यानी अगर हम फर्टिलाइज्ड एग नहीं लें, इसी को किसी फीमेल की वोब में इम्प्लांट कर दें, तो नया इंडिविजुअल पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म मैच्योर हो चुका है, इसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है, इसने जो बनना था वो बन चुका है। लेकिन ये एक फर्टिलाइज्ड एग है, ये एक जाइगोट है, इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो भी फैक्टर्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद है, तो हमने इसको लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर ये रेडिएशंस गिराएंगे और इसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये देखिए, ये फर्टिलाइज्ड एग का सिर्फ हमने साइटोप्लाज्म लिया है, इसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिए और इसके न्यूक्लियस को हम रिमूव करके यूज़ करेंगे। ये हमने इसका न्यूक्लियस निकाल लिया। ये किसका? जिसका हमने क्लोन बनाना है, उसके सोमैटिक सेल से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस निकाल लिया है। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को इस फर्टिलाइज्ड एग के साइटोप्लाज्म में हम इम्प्लांट कर देंगे। ये एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस भी और एक हमारे पास आ गया साइटोप्लाज्म भी, इसमें इम्प्लांट कर दिया। अब इसको उसी स्पीशी की फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। उस फीमेल की वोम जो है, जिसको यूट्रस भी बोलते हैं, उसके अंदर उसके अंदर इम्प्लांट कर देंगे, उसी स्पीशी के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ये जो स्पीशी होगी जिसके अंदर इम्प्लांट किया है, ये कोई भी हो सकती है, इसको सरोगेट बोलते हैं। आपको मालूम है सरोगेसी
एक मशहूर एक तरह का बच्चों की बर्थ के मुतल्लिक एक बहुत प्रोसीजर है। ये जो स्टार्स लोग होते हैं, ये जो शोबिस के लोग होते हैं, ख़वातीन अपना फिगर नहीं लूज़ करना चाहती क्योंकि बच्चा पैदा करते हुए फिगर लूज़ हो जाता है, तो वो अपना एग और मेल अपना स्पर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और एक जाइगोट पैदा करवा के किसी और ख़रीदी हुई खातून की वोम में इम्प्लांट करवा के 9 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड पैदा करवा के बच्चा ले लेते हैं। अब याद रहे कि उस बच्चे के अंदर तमाम जीन्स ओरिजिनल मदर फादर के हैं। वो जो मदर थी, जो सरोगेट मदर थी, उसके जीन्स इन्वॉल्व नहीं होते, बस उसकी बॉडी में उसको एक हाउस फ्राम होता है। तो इस तरीके से सरोगेसी का तरीका इलाज है। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे थे क्लोनिंग की। तो जिसका हमने सोमेटिक सेल लिया है उसका वो बेबी पैदा होगा और उसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स, उसके तमाम जीन्स उसकी तरह के होंगे। ये इस जानदार का जिसका सोमेटिक सेल लिया था ये उसका क्लोन कहलाएगा, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसके जीन्स वही हैं जो इस सेल में थे। इससे हमें एक ये भी बात समझ आती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर डेवलपमेंट को पैदा करने के फैक्टर्स हैं और किसी भी सेल को किसी भी वक्त डेवलपमेंट के लिए जीन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी वो सोमेटिक सेल कोई भी हो, डेवलप्ड हो, डिफरेंशिएटेड हो, तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। जो क्लोनिंग का दूसरा मेथड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बल्कि इससे कहीं ज़्यादा सिंप्लीफाइड और ईजी है। वो ये कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। जाइगोट बन चुका, अब ये अर्ली स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस हैं। अभी 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल पर है। तो हमने 2 सेल स्टेज पे जब एम्ब्रियो था तो उसको 2 सेल्स में खुद काट के 2 सेल्स अलग अलग कर दिए। वो दोनों सेल्स भी एक दूसरे के क्लोन्स कहलाएंगे और ये भी मेथड है क्लोनिंग का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर देखें, एक शख्स है, मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन हुई, मेल और फीमेल की कापुलेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, 2 पेरेंट्स हैं और वो जाइगोट बना और जाइगोट से 2 सेल्स, यानी जाइगोट जब 2 सेल स्टेज पे था, 2 सेल्स को अलग कर दिया, वो दोनों एक दूसरे के क्लोन्स बन गए। क्लोनिंग में तो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो सेक्सुअल हुई है। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि वो जो 2 नए बच्चे पैदा हुए हैं, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जैसे जुड़वा 2 भाई या 2 बहनें होती हैं, वो उस जाइगोट के 2 बच्चे हैं, यानी उस एम्ब्रियो के 2 बच्चे हैं। एक ही सेल था वो एम्ब्रियो या जाइगोट, वो जाइगोट के 2 बने हैं। यानी जाइगोट में एक तरह के जीन्स थे, वो माइटोसिस से वो 2 सेल्स बने, वो दोनों सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। तो उनके वो सेल्स जब अलग हो गए तो उससे 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा हो गए। तो ये भी एक दूसरे के क्लोन्स कहलाएंगे। जैसे नॉर्मली भी बाज़ औक़ात आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं, तो ये भी यही तरीकाकार होता है। आइडेंटिकल ट्विन्स में जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं, याद रहे कि ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं ये हमेशा सेम जेंडर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, हर लिहाज से एक जैसे, इनका DNA एक जैसा, जीन्स एक जैसे, ईच एंड एवरीथिंग, ब्लड ग्रुप्स एक जैसे, इवन फिंगरप्रिंट्स भी सिमिलर होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स के। क्योंकि ये एक जाइगोट जब 2 सेल स्टेज पे था तो सेपरेट आउट हो गए और वो दोनों सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स को पैदा कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्लोनिंग के मेथड से कौन कौन से जानदार पैदा किए जा रहे हैं। जानदार पैदा किए जा रहे हैं। हम देखेंगे भाई, बहुत सारे जो बुल्स हैं, जो बुल फाइटिंग में यूज़ होते हैं, वो पैदा किए जा रहे हैं। रेस हार्सेस, जो रेस में इस्तेमाल होते हैं हार्सेस, वो पैदा किए जा रहे हैं। काउज पैदा की जा रही हैं, शीप्स पैदा की जा रही हैं, प्लांट्स के ऊपर इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन सवाल है ह्यूमन एप्लीकेशन का। बहुत सारे साइंटिस्ट जब ये तरीका क्लोनिंग का मेथड आया तो वो कहते थे ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करें और ट्रांसप्लांट डोनर्स पैदा करें। यानी जो ही कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उस जैसा एक क्लोन भी पैदा कर लें आर्टिफिशली, तो वो कल अगर उसके बॉडी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, जैसे किडनीज फेल हो जाते हैं, तो वो जो क्लोन है वो ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये मामला कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो गया। ये मामला कंट्रोवर्शियल बन गया, ये मुतनाज़ा मामला बन गया पूरी दुनिया में। और आज तक ह्यूमंस के ऊपर जो एप्लीकेशन है क्लोनिंग की वो बैन है। आज तक ह्यूमंस के ऊपर ये बैन है, यूनाइटेड नेशंस ने बैन की हुई है। ह्यूमंस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्या इसमें मामलात या प्रॉब्लम्स क्या पैदा होते हैं। देखें,
एक इंसान है, उसका क्लोन है, कहते हैं ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पे, वो भी तो एक इंसान होगा ना, बिल्कुल उसकी तरह जीता जागता, सांस लेता, हंसता खेलता इंसान होगा। तो एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरे इंसान की ज़िंदगी को खतरे में डालना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये, इससे बहुत सारे लीगल और मॉरल इश्यूज़ पैदा होंगे। जैसे तमाम क्लोन्स, मिसाल के तौर पे एक इंसान के ज़्यादा क्लोन्स हैं, वो उन सब के फिंगरप्रिंट्स भी सेम हैं, उन सब के डीएनए टेस्ट भी सेम आएंगे, उनके ब्लड ग्रुप्स भी सेम आएंगे। एक शख्स अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारे इश्यूज़ और भी पैदा हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा कौन किसने क्राइम किया है, किसकी ये औलाद है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे। इसलिए ह्यूमंस के ऊपर क्लोनिंग का प्रोसेस जो है ये बैन है। मैं हल्की सी समरी आपको बता दूं, हमने ड्रग ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स को देखा, पेनिसिलिन एक एग्जांपल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का तज़किरा किया। हमने केमोथेरेपी में कहा कि ये एंटी कैंसर केमिकल्स का इस्तेमाल है। फिर हमने जीन थेरेपी में हमने कहा कि डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिपेयर कर दें तो कैंसर का क्योर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में हमने कहा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का यूज़ करके कैंसरस पार्ट को डिस्ट्रॉय करना रेडियोथेरेपी कहलाता है। रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताया कि उससे नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोनिंग, व्हाट इज़ क्लोनिंग, डेफिनेशन देखी। यूजेनिक एम्स क्या होते हैं, क्लोन्स क्या होते हैं, इसके दो मेथड्स कौन से हैं, इससे पहले ब्रीफ हिस्ट्री 1997 डॉली शीप वाली, और उसके बाद एप्लीकेशन एग्जांपल्स देखी और फिर एप्लीकेशन ऑन द ह्यूमन बीइंग देखा। ये था हमारा टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इन डिटेल। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए।